करीब 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी पर एक आम सुबह थी। अगर तब मैं विशाल डायनासोरों को और उड़ने वाले टेराडेक्टर्स को देख पाती तो बड़ा अच्छा लगता। फिर कुछ ऐसा हुआ जो पृथ्वी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। तब अगर आसमान की तरफ देखते तो शुरू में पृथ्वी की तरफ कम चमक वाली एक चीज बढ़ती दिखाई देती, जिसकी चमक और गर्मी बढ़ती ही जाती। माउंट एवरेस्ट के आकार की 10 किलोमीटर चौड़ी चट्टान 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से पृथ्वी की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। तबाही की पहली लहर तो इस चीज के टकराने से पहले ही शुरू हो गई होगी। तब पूरे ग्रह पर शॉक वेव, गर्मी और हवाओं का बोलबाला रहा होगा। ये उल्का जहाँ से आ रही थी वो पूरा इलाका ही आग की भेंट चढ़ गया होगा। समुद्र उबल रहे होंगे। ये उल्का समुद्र में वहां गिरी जहां आज मेक्सिको का युकेटैन पेनिनसुला है। इसकी टक्कर आज तक के सबसे बड़े परमाणु बम से भी 20 लाख गुना ज्यादा ताकत से हुई और इससे 320 किलोमीटर चौड़ा एक क्रेटर बन गया। एक बेहद गर्म शॉक वेव ध्वनि की रफ्तार से भी 2 गुनी गति से निकली। 500 अरब टन गर्म चट्टान स्पेस के छोर की तरफ उछली। इस टक्कर के 2 घंटे बाद 90 मीटर ऊंची सुनामी उस तट से टकराई जहां आज अमेरिका है और ये नॉर्थ कैरोलिना जितनी दूर तक भी पहुंच गई। अगले कुछ घंटों और दिनों के दौरान मलबे की बारिश हुई जिससे पूरी दुनिया में आग लग गई। इसके बाद वाले हफ्तों और महीनों में इन आगों से निकलने वाला धुआं वायुमंडल में पहुंचने वाली धूल से जा मिला। वायुमंडल में इतनी ज्यादा चट्टानें और जलती हुई सामग्री पहुंच गई थी कि पृथ्वी की सतह दिखती ही नहीं होगी और सतह से कोई भी सूर्य को नहीं देख पाता होगा और ये हालात काफी लंबे समय तक कायम रहे होंगे। पुराने दौर में हुए इस महाविनाश से डायनासोरों का खात्मा हो गया। लेकिन इसके बिना हम भी यहाँ न होते। तब डायनासोर के दौर में हमारे पूर्वज शायद ऐसे रोएदार छोटे स्तनपाई जीव थे जिन्हें कोई डायनासोर आराम से खा सकता था। तो जब डायनासोर खत्म हुए तो इन छोटे रोएदार स्तनपाई जीवों का आकार बढ़ने लगा और इन्होंने डायनासोरों की खाली जगह लेनी शुरू कर दी। तो लगातार चलने वाली इस प्रक्रिया में एक जीव रूप ने दूसरे की जगह ले ली। इसे ही सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं। हमारे नजरिए से विलोपन वाली ये घटना एक अच्छी चीज थी, लेकिन हमारे लिए ये एक छोटा सा पल था और भविष्य में और भी हादसे होने वाले थे। इनमें से एक हमें तबाह करने वाला था। जिस आकार की उल्का ने डायनासोरों की जान ली, अगले 100 साल में उसके गिरने की आशंका का अनुपात 5000 में से 1 है और ऐसा कभी भी हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि ऐसा अगले 10 मिनट में हो सकता है, लेकिन ये संभावना काफी कम है। अप्रैल सन 2014 वैज्ञानिकों ने एक डराने वाली घोषणा की। सन 2006 से पृथ्वी के वायुमंडल में 26 उल्काओं का धमाका हो चुका है और ऐसे हर धमाके की ताकत किसी न्यूक्लियर ब्लास्ट जितनी थी। कुछ की ताकत तो हिरोशिमा के बम से 40 गुना तक ज्यादा दमदार थी। लेकिन इनमें से किसी के भी आने का पता हमें पहले से नहीं चला। लेकिन अगर हमारे पास पृथ्वी से टकराने से पहले किसी उल्का का पता लगाने की टेक्नोलॉजी होती भी तो क्या हम उसे समय से पहले नष्ट कर पाते? हॉलीवुड के लिए ये एक पसंदीदा विषय होगा कि इसे आसमान में ही टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। ऐसा हकीकत में हो भी सकता है, लेकिन ये तभी होगा अगर उल्का का आकार थोड़ा बड़ा हो। लेकिन किसी परमाणु बम से हालात बदतरीन हो सकते हैं। किसी उल्का को तोड़ने से उसके बड़े रेडियो एक्टिव टुकड़े ज्यादा बड़े इलाके को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन तकनीकें और भी हैं, जैसे कि उल्का पर एक लेजर या सूरज की रोशनी डालना जिससे एक आर्टिफिशियल कॉमेट्री जेट बनेगा। इससे उल्का की सतह पर मौजूद कुछ पानी और खनिजों के भाप बन जाने से इसकी दिशा बदल सकती है। एक और शानदार तकनीक है जो काफी दमदार है और हम इसे ग्रेविटी ट्रैक्टर कहते हैं। आप किसी छोटी उल्का के नजदीक किसी कम्युनिकेशंस सैटेलाइट के आकार के एक स्पेसक्राफ्ट को पार्क करें
और इसके थ्रस्टरों का इस्तेमाल हम उल्का की सतह से जरा ऊपर मंडराने के लिए करें। फिर दोनों के बीच की ग्रेविटी की वजह से एस्टेरॉइड को बड़े आहिस्ता से दूसरी दिशा में मोड़ा जा सकता है। लेकिन फिलहाल ये तकनीकें अभी सिर्फ कागजों पर ही है। अगर ये हकीकत बन भी जाती है तो भी इन्हें अंतिम रूप देने में हमें कई महीने या कई साल लगेंगे। भटकते ग्रह, हिमयुग, गामा रे बर्स्ट, ज्वालामुखीय विस्फोट और उल्काओं की टक्करें, हम ब्रह्मांड की तरफ से भेजी गई बदतरीन चुनौतियों का सामना कर चुके हैं, लेकिन हमारी प्रजाति को फिर भी विलोपन का सामना करना ही पड़ेगा। ये सूर्य के उगने की ही तरह एक यकीनी बात है। हम एक जानलेवा कॉस्मिक युद्ध में जिंदा बचे हैं, लेकिन आखिरकार जीत ब्रह्मांड की ही होगी और हमें सामना करना होगा विलोपन का। हमारे लिए खतरा हमें जीवन देने वाली चीज से ही है, और ये है हमारा रचयिता सूर्य। हम एक विशाल परमाणु बम सूर्य का चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ये फटने वाला नहीं है। इसका आकार बहुत छोटा होता है, लेकिन सूर्य के साथ होता यह है कि हर दिन इसका आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है। सूर्य के जन्म के समय से ही इसके कोर में हाइड्रोजन और हीलियम का मिलन होता रहा है। हीलियम के जमा होने से इसका कोर और सघन होता जाता है। हर सेकेंड इसके कोर में 15 करोड़ टन हीलियम के जमा होते जाने से गर्मी बढ़ती जाती है। इस समय सूर्य के कोर का अंदरूनी तापमान 2 करोड़ 70 लाख डिग्री है और यह लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर किसी गैस को गर्म करें तो क्या होता है? ये फैलती है और सूर्य के साथ भी ऐसा ही होगा। सूर्य का आकार बढ़ेगा तो इसकी चमक पहले से ज्यादा लगेगी। 2 अरब साल में सूर्य की चमक लगभग 15% बढ़ेगी, और अगर पृथ्वी तब तक अपनी मौजूदा कक्षा में बनी रही तो फिर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा होने लगेगा। समंदर भाप बनकर उड़ेंगे और पृथ्वी की सतह का तापमान 1000 डिग्री तक हो सकता है। तो अगर हमने 2 अरब साल में कुछ न किया तो हम राख बन जाएंगे। अगर तब तक हम पृथ्वी पर हुए तो खत्म हो चुके होंगे। हो सकता है किसी और ज्यादा सख्त जान प्रजाति को ढलने और जिंदा रहने का कोई तरीका मिल जाए, लेकिन समय उनके पास भी कम ही होगा। इससे पूरा आसमान भर जाएगा। क्षितिज के एक कोने से दूसरे कोने तक आसमान में आग लग जाएगी। अब से 5 अरब साल बाद सूर्य की हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और ये अपने जीवन के अंतिम चरण में दाखिल हो जाएगी और इसका आकार 100 गुना बढ़ जाएगा। अब हमारा सूर्य किसी नाराज लाल विशाल तारे जैसा दिखेगा। लाल विशाल तारे इतने बड़े होते हैं कि वो अपने ही ग्रहों को निगल जाते हैं। हमारे सामने ऐसी मिसालें हैं जो सोलर सिस्टम में मौजूद जुपिटर की कक्षा तक पहुंच जाते हैं। सूर्य इतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन शायद मंगल तक तो पहुंच ही जाए। आखिरकार सूर्य इतना बड़ा हो जाएगा कि पृथ्वी सूर्य के अंदर ही पहुंच जाएगी और तब ये रहने लायक जगह नहीं रह जाएगी। इस विशाल लाल सितारे का फूला हुआ शरीर पृथ्वी को जज्ब कर लेता है। हमारा ग्रह भाप बनकर उड़ता रहता है और फिर ये एकदम तोड़ते तारे के अंदर गैस और धूल से ज्यादा कुछ नहीं रहता। सूर्य की मृत्यु सामूहिक विलोपन से जुड़ी चरम घटना होगी। इस बात की 100% गुंजाइश है कि ऐसा होगा। ये यकीनन हमारे ग्रह और इस पर बची खुची जिंदगी को खत्म कर देगा। लेकिन जरूरी नहीं कि जीवन सोलर सिस्टम में सिर्फ पृथ्वी पर ही हो। सूर्य की चमक बढ़ने से इंसान शायद ज्यादा दूरी पर बसने लगेगा। फिलहाल ये पृथ्वी पर है, फिर ये मंगल पर जाएगा, उसके बाद जुपिटर पर, फिर उसके चंद्रमाओं पर। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा की जमी हुई परत के नीचे मौजूद गहरे तरल सागर में पहले से ही परग्रही जीवन पल रहा हो सकता है। बेशक जुपिटर पर ज्यादा गर्मी तो होगी, लेकिन इतनी गर्मी भी नहीं कि हर चीज बर्बाद हो जाए। तो सूरज की गैर मौजूदगी में भी अगर यूरोपा पर जीवन हुआ तो वो इन हालात को झेल लेगा। तो क्या हमारी प्रजाति का वजूद कायम रहेगा? क्या हम अपने ग्रह के खत्म होने के बावजूद जिंदा बचेंगे?
ब्रह्मांड किसी इकोसिस्टम जैसा है। जीवित जीव सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट नियम के आधार पर ही जिंदा रहेंगे। इस ब्रह्मांड में आप फिट हैं या नहीं, ये बात इस चीज से तय होती है कि क्या आप अपना ग्रह छोड़कर दूसरे ग्रहों पर बस सकते हैं। तो सिर्फ वही प्रजातियां हमेशा जिंदा रह सकेंगी जो अपने ग्रह को छोड़ने की स्थिति में होंगी। हम ब्रह्मांड को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम अपने भाग्य को तो शायद नियंत्रित कर सकते हैं। लंबी अवधि में शायद पृथ्वी रहने योग्य नहीं रहेगी। ब्रह्मांड के कामकाज का यही तरीका है। ये हमारे लिए नहीं बना था। इसे हमारे अस्तित्व की कोई चिंता नहीं है और हम जब यहाँ से जाएंगे तो भी इसे फर्क नहीं पड़ेगा। ये परवाह तो सिर्फ हमें ही करनी होगी और शायद हम इस सिलसिले में कुछ कर भी सकें। उस नजरिए से हमारे लिए थोड़ी गुंजाइश है। हमारा सबसे बड़ा खजाना है हमारी अक्लमंदी। ये 4 अरब साल के विलोपन और विकास प्रक्रिया का सार है और शायद ये बात हमें कुछ ऐसा करने का मौका दे जो हमसे पहले कोई और प्रजाति नहीं कर पाई है, यानी रचना और विनाश के चक्र को तोड़कर जिंदा बने रहना। आप और हम आज जो भी हैं, ब्रह्मांड के कामकाज के तरीके का परिणाम है। ब्रह्मांड उग्र है, ये गतिशील है, लगातार हमें बदलते रहने को मजबूर करता है। इसके नतीजे में हम बेहद विकसित और दिलचस्प जीव बन गए हैं। हम उस उथल पुथल का सीधा नतीजा हैं।